हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन टॉप फैक्टर का डिस्कशन करेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास का हमें अगर एबनॉर्मल मोलर मास को हमें समझना है तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी, जो आप जानते हो। पहले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो नेम है वो नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। एमसीक्यू के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अननोन सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढ सकते हैं। एक बात, अननोन सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढना हो तो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक तो आ रहा है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ depression of freezing point kf into molality, p10 minus p1 upon p10 is equal to x solute, relative lowering vapor pressure, and pi osmotic pressure is equal to wRT upon mv। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। इस सब की वैल्यू डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट से इसका ऑब्जर्वेशन करो कि भाई डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी एफ कितना है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आपको इसके प्रैक्टिकल वैल्यू मिल सकती है, और ये प्रैक्टिकल वैल्यू का यूज करके आप अननोन सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढ सकते हो। अननोन सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढने के लिए फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ क्या कर सकते हो, मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस ढूंढ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू W0। बाकी सब आप जानते हो, W मास ऑफ सॉल्यूट, W0 मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट बना दूं तो अननोन सब्सटेंस का मोलर मास मिल जाए। मोलर मास इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W0। अब ये डेल्टा टी बी की वैल्यू मुझे प्रैक्टिकल से मिलेगी, डेल्टा टी बी की वैल्यू प्रैक्टिकल से मिलेगी। मैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सब्सटेंस ले लेता हूं, तो अननोन सब्सटेंस का मुझे मोलर मास ढूंढना है। सब्सटेंस का नाम मैंने नहीं दिया हुआ है। चलो यहां पे एक्वियस सॉल्यूशन है, तो के बी ऑफ वाटर, तो ये 0.52 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स है। किसका? वाटर का। अब ये सॉल्यूशन मैंने जब बना दिया, वाटर लिया था, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें से सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस मिल गया। चलो 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया, तो ये सब पैरामीटर में लिख देता हूं। तो मोलर मास इज इक्वल टू 0.52 इंटू 1000। 1 मोलर ले लिया, इसका मतलब मैंने जो वेट लिया था, वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम था, तो यहां पे मैं लिखूंगा 60। डेल्टा टी बी की वैल्यू, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आएगा 0.52 इंटू
मास ऑफ सोल्यूट 1 मोलर है तो ये भी 1000 ग्राम हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ रहा है मोलर मास इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो कौन सी वैल्यू आ गई? मोलर मास के वे प्रैक्टिकल वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करके लिया था तो प्रैक्टिकल से मुझे मोलर मास मिल गया। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब मैं आपको बोल रहा हूं जो अननोन सब्सटेंस था वो यूरिया था, तो उसकी एक्चुअल मोलर मास यूरिया का इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल एंड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू अथवा तो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। मतलब यहां पे जितना मोलर मास यूरिया का था, जितना मोलर मास यूरिया का था एक्चुअल, वही वैल्यू मुझे प्रैक्टिकली मिली जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेके वो कैलकुलेशन किया। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, और इसकी मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके मोलर मास ढूंढूं तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वही मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, मतलब सही मोलर मास मिलेगा। और ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में आप एग्जांपल ले सकते हो यूरिया, शुगर मतलब सुक्रोज, ग्लूकोज, बहुत सारे होते हैं जिसका आयोनाइजेशन नहीं होता, मतलब जिसका डिसोसिएशन की एसोसिएशन नहीं होता। ऐसे सब्सटेंस का मोलर मास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके एक्चुअल मोलर मास मिलता है। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। पर जो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ले लूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का आयोनाइजेशन होता है, मतलब डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस का मोलर मास एक्चुअल मोलर मास नहीं मिलता। देखते अब मैंने 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऐड कर दिया। तो ऐसे लिख सकते हो 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ये अननोन है, अभी आपके लिए अननोन है। क्या है मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये क्या है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है तो मुझे प्रैक्टिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों मालूम है। अब ये 0.1 मोलर है तो बाकी मुझे इसमें वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे के बी एक्वियस सॉल्यूशन है, तो के बी ऑफ वाटर, तो वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स मिलेगी। चलो डेल्टा टी बी में इसको 2 इंटू 0.52 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, इतना दे रहा हूँ। सपोज 100 डिग्री है तो 100 डिग्री में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो आपको इसको इतना ऐड कर देना है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? प्रैक्टिकल वैल्यू। मैंने प्रैक्टिकल किया, डेल्टा टी बी मैंने ए ले लिया, तो ए वैल्यू मिल जाएगी मुझे। अब मुझे अननोन सब्सटेंस का मोलर मास ढूंढना है, तो आगे लिख सकता हूं मोलर मास के बी की वैल्यू 0.52, ए 1000, ए 58.5 मैंने लिया है, वो सब्सटेंस का मोलर मास है। अरे वेट है, वेट डब्ल्यू, अननोन सब्सटेंस का वेट 58.5 ग्राम है, और डेल्टा टी बी 2 इंटू 0.52 और डब्ल्यू 1 मोलर है तो 100, तो ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, तो 58.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लो
58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 29.25, 29.25 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास मिला मुझे। अब देखो ऐसे, अब आपको बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन था NaCl, और NaCl का एक्चुअल मोलर मास होता है 58.50, और प्रैक्टिकल वैल्यू होता था एक्सपेरिमेंटल, मुझे कितनी मिली 29.25 AMU। तो मोलर मास मुझे एक्चुअल मोलर मास नहीं मिला। फिर से बोल रहा हूं, मैंने लिया कि अननोन सब्सटेंस 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अननोन सब्सटेंस, पर वो अननोन सब्सटेंस था इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस था, ये अननोन सब्सटेंस का था, उसका मुझे मोलर मास ढूंढना था। तो इसके लिए अननोन सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूशन बना था, तो वाटर का Kb 0.52 है। इसका मैंने प्रैक्टिकल वैल्यू डेल्टा Tb की ले ली, तो वो 2 इंटू 0.25 मतलब 4, 1.04 मिलेगा डिग्री सेल्सियस डेल्टा Tb। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 101.04 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो इसके हिसाब से मुझे डेल्टा Tb इतना मिला। वैल्यूज मैंने लिख दी, Kb की वैल्यू है मेरे पास, ये सॉल्यूशन का जो वेट लिया था वो वेट था 58.5 ग्राम। तो इसकी वजह से जो मोलर मास मुझे मिला, प्रैक्टिकल वैल्यू है मोलर मास की, क्योंकि मैंने डेल्टा Tb प्रैक्टिकल से लिया है, तो प्रैक्टिकल अथवा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मुझे मिली। तो ये जो एक्चुअल मोलर मास था, मैंने आपको बताया कि भाई ये सब्सटेंस मैंने NaCl लिया था, तो उसका एक्चुअल मोलर मास में जो कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मोलर मास ऑफ NaCl, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 AMU। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उतनी नहीं मिलती, अलग मिलती है। तो ऐसे में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की जगह इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लो, तो उसका मोलर मास जो होना चाहिए वो मोलर मास नहीं मिलता, सही मोलर मास नहीं मिलता, और ऐसे मोलर मास को हम बोलेंगे एबनॉर्मल। ऐसे मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। मतलब जो सब्सटेंस का एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है, उसके ऐसे सब्सटेंस का मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रैक्टिकल वैल्यू लेके ढूंढ लेते हैं, तो वो मोलर मास मुझे सही अथवा तो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मिलता, और ऐसे मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। अब यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास के जो डेफिनेशन आगे हमने डिस्कशन कर दिया कि व्हेन एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्यूशन, the number of particles are not same as those added. In such a case, the molar mass of solute determined by colligative properties is not equal as its real, and such a molar mass are called abnormal molar mass. ऐसे ही मोलर मास को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। एक और चीज, हमने डेल्टा Tb उसकी वैल्यू किस यूरिया के लिए ले ली, तो ये उतनी है डेल्टा Tb। तो प्रैक्टिकल वैल्यू डेल्टा Tb की नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होंगे तो सेम मिलेगी, पर मैंने NaCl ले लिया, तो डेल्टा Tb की वैल्यू 2 टाइम्स डेल्टा Tb मुझे मिला, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल हो जाती है। सेम वे में MgCl2 ले लूं, तो देयर इज 3 पार्टिकल्स, एक मॉलिक्यूल्स MgCl2 का होगा तो 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, वन इज Mg2 प्लस,
और 2Cl माइनस, तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज 3 टाइम्स मोर ऑफ डेल्टा, मतलब 3 टाइम्स मोर डेल्टा Tb। सपोज मैंने AlCl3 ले लिया तो देर इज 4 आयन Al+3 and 3Cl माइनस, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज 4 टाइम मोर। तो NaCl उसका क्या होता है, डिसोशिएशन, MgCl2 डिसोशिएशन, AlCl3 डिसोशिएशन, मतलब जो सब्सटेंस को मैं वाटर में डिजोल्व करूँ या तो कोई सॉल्वेंट में डिजोल्व करूँ, इसमें से आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मैंने NaCl स्टार्टिंग में लिया था 1 मोल था, NaCl कितना था 1 मोल, जब वो सॉलिड फॉर्म में था, वो NaCl को मैंने सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया, NaCl एक्वियस सॉल्यूशन ऐसा लिख दूं, तो इसका सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन हो गए Na+ और Cl-, एक्वियस एक्वियस। तो रियल में जो NaCl लिया था मैंने 1 मोल लिया था, जब वो वाटर में डिजोल्व हो गए तो डबल 2 मोल हो गए। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो हमने लिया था वो वाटर में जाके, सॉल्वेंट में जाके उतने पार्टिकल नहीं रहे थे, पार्टिकल क्या हो जाते, चेंज हो जाते, आयोनाइजेशन हो जाते, तो दो आयन प्रोड्यूस होते तो डबल पार्टिकल हो जाते, 3 आयन प्रोड्यूस होते तो 3 टाइम्स मोर पार्टिकल हो जाते। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा तो उतनी मिलेगी, डिसोसिएशन होगा तो जितने पार्टिकल 1 मोल में प्रोड्यूस होंगे उससे ज्यादा मिलेगी। मतलब वो मेथड से मैं मोलर मास ढूंढने जाऊं तो सही मोलर मास मुझे मिलने वाले नहीं है। अब एसोसिएशन की बात करते हैं और इससे मोलर मास, तो इसका मैं मोलर मास ढूंढूं तो मोलर मास जो एक्चुअल था, इससे मुझे मोलर मास आधा मिलेगा इसका, इसके लिए मैं एक्चुअल मोलर मास, इससे मुझे 3 टाइम्स मिलेगा, और इसका जो होगा मोलर मास उससे मुझे 4 टाइम्स, मतलब वो डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइडेड बाय 2, जो रियल मोलर मास है उससे NaCl का मोलर मास आधा मिलेगा, इसका मोलर मास 3 से डिवाइड करो उतना मिलेगा, और इसका मोलर मास जो ओरिजिनल एक्चुअल मोलर मास है इससे 4 से डिवाइड करो इतना उसका मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके मिलेगा। मतलब रियल मोलर मास नहीं मिलेगा, और ऐसे ही मोलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते थे। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एसोसिएशन, एसोसिएशन किसको बोलते हैं, तो जब सब्सटेंस को आप कोई सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो और वो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए और डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर के फॉर्म में वो सॉल्यूशन में मिले हमें, तो इसको एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और उसको सॉल्वेंट वाटर में, बेंजीन में वाटर नहीं आएगा, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आर अटैच टू ईच अदर एंड डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड किसके फॉर्म में आएंगे, डाइमर फॉर्म में। क्यों, तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐसे लिख सकता हूँ RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ COH डबल बॉन्ड O और R। अगर मैं यहाँ पे R इज इक्वल टू CH3 ले लूँ तो एसिटिक एसिड है, R इज इक्वल टू C6H5 ले लूँ तो बेंजोइक एसिड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे और डाइमर फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये जो मैंने लिया था उससे क्या हुआ, आधा हो गया। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 1 ले लूँ तो ये इसमें से मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होके कितने मिलेंगे, पार्टिकल 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा TB उसका मैं ले लूँ, यूरिया का तो उतना ही मिलेगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज एसिटिक एसिड ले लिया मैंने, तो उसका डेल्टा TB मुझे कितना मिलने वाला है, जो वैल्यूज आनी थी रियल में, कैलकुलेटेड वैल्यू जो डेल्टा TB की थी, इससे प्रैक्टिकल वैल्यू आधी मिलेगी। और मोलर मास 2 टाइम्स ज्यादा मिलेगा।
एसिटिक एसिड का प्रैक्टिकल मोलर मास, जो एक्चुअल मोलर मास था, इससे मुझे डबल मिलेगा। मतलब एसिटिक एसिड का रियल में मोलर मास 16 है, तो प्रैक्टिकल से मुझे 2 × 16 120 AMU इतना एसिटिक एसिड का मोलर मास मिलेगा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ले लूं तो मैं जानता हूं इसके हिसाब से 0.52 डिवाइडेड बाय 2 इतना इसका डिग्री सेल्सियस, इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। इन शॉर्ट एसोसिएशन होते तो जितने पार्टिकल एसोसिएट होते उतनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो रियल वैल्यू, इससे जितने पार्टिकल एसोसिएट होते उससे डिवाइड करो तो उतनी आपको प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी। और जो उसका रियल मोलर मास से उससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको उसका मोलर मास के प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी। मतलब मोलर मास की प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी आई, रियल वैल्यू 16 है, तो प्रैक्टिकल वैल्यू और रियल अथवा तो एक्चुअल वैल्यू आपको इक्वल नहीं मिलती। और ऐसे मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। तो मुझे रियल मोलर मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो कैलकुलेशन में वांट हॉप साइंटिस्ट ने एक फैक्टर ऐड कर दिया एक्चुअल मोलर मास का कैलकुलेशन करने के लिए या तो ढूंढने के लिए। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वही करने हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के, वही कैलकुलेशन करना है, पर वही कैलकुलेशन में मुझे एक फैक्टर ऐड करना है और जो फैक्टर मुझे काउंट करने की मेथड भी पढ़नी पड़ेगी। और ये जो फैक्टर ऐड करूंगा वो वांट हॉप साइंटिस्ट ने दिया, तो इसको वांट ऑफ फैक्टर आई बोलते हैं। तो अब इसका डिस्कशन करेंगे। चलो वांट ऑफ फैक्टर की बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर में अब हमने जो देखा कि हमें सही मोलर मास नहीं, अब हम वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके जिसका डिसोसिएशन होता है कि एसोसिएशन होता है उसका सही मोलर मास नहीं मिल रहा है। तो इस सही मोलर मास को काउंट करने के लिए टू बी ऑब्टेन रियल मोलर मास साइंटिस्ट वांट ऑफ इंट्रोड्यूस अ फैक्टर, एक फैक्टर उसने इंट्रोड्यूस किया और विच इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर आई, इसी को आई बोलते हैं। कॉमनली उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब जो टोटल नंबर प्रोड्यूस होते सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो और जो मोल्स टोटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ऊपर लिखो, और जो हमने उस पर डाला है मतलब सॉल्यूट में सब्सटेंस को डाला है उसी टाइम जितने पार्टिकल्स है उसको ऊपर लिखो और उसका डिवीजन करो तो आई मिलता है। और ये आई का यूज आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कर लो। कैलकुलेशन में तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का भी सही मोलर मास मिल जाता है। तो पहले तो आई कैसे ढूंढते उसकी बात करें तो अलग अलग सब्सटेंस है तो इसके लिए अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगे। जैसे मैं NaCl ले लूं तो NaCl वो सॉलिड फॉर्म में थे, जब मैंने उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया तो एक्वस मतलब आयोनिक फॉर्म में हो गए। मतलब Na+1 और Cl-1 ऐसा मुझे दो पार्टिकल्स मतलब 1 मोल NaCl डिसॉल्व करूँ तो 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl- प्रोड्यूस होगा। अगर 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है तो इतने 1 मोल NaCl के अगेंस्ट 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl- प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे आई का काउंट करना है इसका, तो इनिशियल मोल ऑफ NaCl 1 मोल। कोई भी सब्सटेंस ले लो तो इनिशियली आयन प्रोड्यूस नहीं होते। सपोज इसका अल्फा पार्ट 1 का अल्फा पार्ट का डिसोसिएशन होता है तो ए 1 मोल अगेंस्ट 1 मोल प्रोड्यूस होने 100% उसका आयोनाइजेशन होगा तो ये 1 मोल है तो इसके अगेंस्ट ए 1 मोल प्रोड्यूस होंगे, ए भी 1 मोल प्रोड्यूस होंगे। तो आई मुझे ढूंढना है तो ऊपर क्या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो ए आयन 1 मोल प्रोड्यूस Cl हुआ, 1 मोल प्रोड्यूस Na प्लस हुआ, पर जो
ये मैंने स्टार्टिंग में लिया था उसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो 0 मोल रहेंगे क्योंकि 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। तो ऊपर क्या आएगा 1 + 1 और नीचे क्या आएगा, इनिशियली मैंने 1 मोल लिया था, तो बिफोर डिसोसिएशन देयर इज अरे 1 मोल आएगा। तो हियर I इज इक्वल टू 100% डिसोसिएशन होता है NaCl को, तो मुझे I की वैल्यू 2 मिलेगी। मतलब जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने क्वांटम फैक्टर I मिलता है। 100% डिसोसिएशन होता है, तो हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं MgCl2 ले लूँ तो इसमें से Mg2+ और 2Cl- आयन प्रोड्यूस होंगे। तो ये मैंने 1 मोल ले लिया, तो अब ये 0 वे 1 मोल का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा 100%, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा और ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो यार I इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि इन आफ्टर डिसोसिएशन ये 3 मोल है और स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल लिया था, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1, तो I की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। I की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। सेम मैं AlCl3 ले लूँ, चलो आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, तो Al3 + 3Cl-, इनिशियल मैंने 1 मोल ले लिया, तो कुछ स्टार्टिंग में था नहीं, 1 मोल का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, तो 0 मोल हो गए, तो 100% डिसोसिएशन है। तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ये 3 मोल प्रोड्यूस होगा, तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, तो आफ्टर AlCl3 का डिसोसिएशन होता है तब 1 + 3 और इनिशियल ये 0 है तो ये लिखना नहीं, इनिशियल कितना है 1 है, तो I की वैल्यू 4 मिलेगी। तो डिसोसिएशन होता है I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, I की वैल्यू 1 मिलती है। और देखो ये 100% डिसोसिएशन हर टाइम होता नहीं है, तो I की वैल्यू जो ये 2 है तो नियरेस्ट 2 आएगी। ये 300% नहीं होता, जो डिसोसिएशन होता है इसके हिसाब से काउंट करना है, तो ये 3 नहीं भी आ सकते, 100% डिसोसिएशन नहीं होता। तो ये 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो ये 4I नहीं आ सकता है। तो जब डिसोसिएशन 100% हो तब भी हमें I की वैल्यू जो आयन प्रोड्यूस हो रहे वो लेना है, और 100% डिसोसिएशन ना हो तो हमें I की वैल्यू जितने % डिसोसिएशन होता है उसके हिसाब से लेना है। परसेंटेज 100 के हिसाब से होता है और फ्रैक्शन 1 के हिसाब से होता है। तो जब हम अल्फा डिसोसिएशन फ्रैक्शन काउंट करते तब हमें वो 100% के हिसाब से फ्रैक्शन को 1 के हिसाब से काउंट करना होता है। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काउंट करना है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पे अल्फा ले लेंगे। मैंने बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द पार्ट ऑफ 1 है, परसेंटेज पार्ट ऑफ 100 है। अभी मैं NaCl ही ले रहा हूँ, NaCl, चलो AlCl3 लिख रहे हैं, तो इसमें से Al3 + 3Cl- प्रोड्यूस होंगे। तो इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो मुझे I कैलकुलेट करना है, तो कैसे काउंट करूँ वो क्वेश्चन मेरे सामने आएगा। 100% डिसोसिएशन नहीं होता और मुझे I कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो चलो, इनिशियल ये 1 मोल मैंने ले लिया, ये कितना होगा 0, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा पार्टिकल है। तो इसके हिसाब से 1 मोल हो तो 1 मोल 100% प्रोड्यूस होगा, पर ये 1 में से खाली अल्फा पार्टिकल का ही डिसोसिएशन होता है। 1 के अगेंस्ट कितना, 1 तो मैंने ले लिया था, पर अल्फा का ही डिसोसिएशन होता है। सपोज 1 मोल में से 0.5 मोल का डिसोसिएशन होता है, तो अगर मुझे 0.5 लिखना है, अल्फा का होता है तो मैं अल्फा लिखूंगा। ये कितना है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कितना आएगा, 3 अल्फा आएगा। अब एट इक्विलिब्रियम तो 1 लिया था, अल्फा का डिसोसिएशन हो गया तो इतना बचेगा। मैंने 0 कुछ था नहीं, अल्फा इतना बचेगा और ये 3 अल्फा बचेगा। तो इसके I की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सब पार्टिकल सॉल्यूशन में तो रहते, देखो मुझे ये Al+3 आयन अल्फा है, ये 3Cl- आयन तो ये 3 अल्फा है, ये तो
पर ये जो 1 में से इतना डिसोशिएट हो गए तो बाकी इतने मॉलिक्यूल्स AlCl3 के भी रहेंगे। तो सॉल्यूशन में AlCl3 भी रहेगा, Al+3 भी रहेगा, 3Cl- भी रहेगा। तो द टोटल नंबर लिखा हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोशिएशन। तो AlCl3 भी सॉल्यूशन में रहेंगे, ए भी रहेंगे, ए भी। तो तीनों का मुझे एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे टोटल मोल्स मिलेंगे। तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा। और इनिशियल बिफोर डिसोशिएशन, तो बिफोर मैंने कितना लिया था 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो आई की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो 1 - 3 अल्फा, ये आई की वैल्यू। अगर अल्फा पार्ट का 1 में से अल्फा पार्ट का डिसोशिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 - 3 अल्फा आएगी। देखो यहाँ पे टोटल 4 अल्फा प्रोड्यूस हुआ, एक बात कर लो तो 1 - 3 अल्फा मिलता है। चलो NaCl के लिए सोचते हैं। NaCl प्रोड्यूस होंगे Na+Cl- इनिशियल, ये मैंने 1 मोल ले लिया, ये 0 मोल 0 मोल। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, अल्फा का डिसोशिएशन होता है, अभी बताया, ये 1 मोल से 1 मोल 100% होता है डिसोशिएशन, तो Na+ प्रोड्यूस होता है। तो अल्फा का डिसोशिएशन होता है तो अल्फा प्रोड्यूस होगा, ये भी अल्फा प्रोड्यूस होगा। तो एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है, ये भी ऐसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये 1 - अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। तो आई की वैल्यू टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन, तो ये तीनों का टोटल करना है 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। इनिशियल वैल्यू मैंने 1 ली थी तो 1, तो आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा तो 1 + अल्फा आएगा। तो आप ऐसे ही MgCl2 के लिए भी सोच सकते हो। MgCl2, चलो MgCl2 इक्विलिब्रियम में Mg2 प्लस 2Cl-। इनिशियली मैंने 1 मोल लिया, ये 0 अल्फा का डिसोशिएशन होता है तो अल्फा 2 अल्फा प्रोड्यूस होता है। तो 1 - अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो इसका आई कितना होगा, तो आई इज इक्वल टू टोटल 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1। तो ये अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। तो ऐसे मुझे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मिल जाएगा। मैं अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो इसकी वैल्यू है कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करो। और इसके लिए हमें कॉमन फॉर्मूला डिराइव कर रहे, तो फॉर्मूला आपको याद रखनी नहीं है, कैसा ही वो समझोगे तो आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। चलो मैं एक मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ AN, तो इसमें से N पार्टिकल है, तो जब आयोनाइजेशन होगा तो Na बनेगा, N पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे इन शॉर्ट। इनिशियली मैं इसको ले रहा हूं 1 मोल, तो ये हो गए 0 मोल, मतलब कुछ प्रोड्यूस होगा नहीं, उसका एसोसिएशन होगा अल्फा पार्टिकल्स का। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा तो ये बनेंगे N अल्फा। इनिशियल मैंने लिया था 1, तो एट इक्विलिब्रियम 1 - अल्फा एंड N अल्फा प्रोड्यूस होगा। चलो इसका आई लिखना है मुझे, तो अभी लिखा है ऐसे ही, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम इतने हो जाएंगे। तो 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। इनिशियल मैंने 1 मोल लिया था तो ये नीचे 1 मोल आएगा। तो अब मुझे अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है, अगर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ढूंढना है तो I - 1 हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो इसमें से मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो N - 1 हो जाएगा, I - 1। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू I - 1 अपॉन N - 1। तो ये डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की फॉर्मूला आ जाएगी। तो ऐसे मैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ढूंढ सकता हूँ। अब बात है एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी अल्फा बोलते हैं। चलो तो वो कैसे ढूंढेंगे, एसिटिक एसिड ले लो,
तो अभी आगे बताया था कि भाई एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल्स है, तो एसिटिक एसिड को डाइमर फॉर्म में मिलते तो ये दो होने वाले। एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होकर डाइमर फॉर्म में मिलेंगे तो मुझे दो एसिटिक एसिड इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने एक लिया तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा। तो कॉमनली मैं एसिडिक एसिड की जगह कोई एक सिंबल ले लेता हूँ, क्योंकि डाइमर तो किसी का भी हो सकता है ना। तो मैं एसिडिक एसिड की जगह एक सिंबल ले लूंगा। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ए कंपाउंड है और ए कंपाउंड में से ए 1/n n पार्टिकल एसोसिएट होते हैं, तो ऐसे मुझे मिलेगा। अब सेम में ऐसे लिखो, इनिशियली मैंने 1 मोल ले लिया तो कुछ होगा नहीं, 0। अल्फा पार्ट का 1 में से एसोसिएशन होता है, यहाँ पे एसोसिएशन होता है, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाय n पार्टिकल मिलेंगे। जैसे एक में से आधा हो जाता है पार्टिकल्स, क्योंकि दो तो अटैच हो जाते, तो एक दो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते, तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते तो पार्टिकल 1 बन जाते। सेम वे ए, इसके n पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ए 1 हो जाता है, पर ऐसे 1/n पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको अल्फा पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है तो अल्फा बाय n पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा एन, अल्फा बाय एन, सिंपल। अब आई मुझे ढूंढना है, तो ए टोटल पार्टिकल क्या आफ्टर एसोसिएशन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और नीचे इनिशियली मैंने 1 मोल लिया था तो 1, तो बस इसको मैं आई तो मिल जाएगा ऐसे ही। अब अल्फा ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा। इसमें से अल्फा कॉमन ले लूँ, तो अल्फा कॉमन ले लूँ, क्या होगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 और आई माइनस 1। अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एन अपॉन एन, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई माइनस 1 इंटू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला आ जाएगी। तो एसोसिएशन होता है तो मुझे ए फॉर्मूले का यूज करके डिग्री ऑफ एसोसिएशन ढूंढना है। डिसोसिएशन होते हैं तो ए फॉर्मूले का यूज करके मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढ सकता हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे आई ढूंढना है, तो आई की एक फॉर्मूला में आगे देख ली। अब दूसरी फॉर्मूला है कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल अथवा तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास हम जानते हैं, तो इससे हमें आई मिल जाता है। दूसरा मेथड है आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल, मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरिटिकल, इट मीन्स कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये दो फॉर्मूला से मुझे आई मिल सकता है। तो पहले तो इससे ये ऊपर कैलकुलेटेड है, यहाँ पे नीचे कैलकुलेटेड आ गया, तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जब याद रखना होता है तो बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नीचे आ रही है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर आ रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर आ रही है जबकि मोलर मास नीचे आ रहा है, तो इसका रीजन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ये कैसा है, तो हमें देखना है कि अभी डेल्टा टी बी मैंने लिखा, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी फॉर्मूला है। अब देखो मैं 1 मोलर सॉल्यूशन ले रहा हूं, इसका मोलर मास मुझे मालूम नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट रखूंगा, ए मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डेल्टा टी बी और मोलर मास का रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसके हिसाब से अगर मुझे मोलर मास यहाँ लिखना है, नॉर्मल मोलर मास मतलब कैलकुलेटेड मोलर मास,
और नीचे एबनॉर्मल एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। और ये कैसे आ रहे हैं दोनों की बात करें तो यहाँ पे हम लेते हैं आई, यूरिया। यूरिया का डीकम्पोजिशन या एसोसिएशन नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। तो इसमें मुझे आगे बात की थी कि भाई डेल्टा टीबी की जो थियोरिटिकल वैल्यू है वही वैल्यू इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी। तो आई इज इक्वल टू थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरिटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आंसर 1 आएगा। इट मीन जिसका भी डिसोसिएशन की एसोसिएशन नहीं होता इसका I1 आने वाला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का I1 आने वाला है। चलो NaCl ले लेते हैं, इसका आयोनाइजेशन होता है, मतलब डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होता है तो NaCl का 100% डिसोसिएशन हो तो 2 आयन प्रोड्यूस होंगे, Na+ और Cl-। एक मॉलिक्यूल्स में से मुझे 2 आयन मिलने वाले। तो इसका मतलब जो उसकी थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आने वाली है, मैं इसे कैलकुलेशन करके डेल्टा टीबी ढूंढूं तो वो डेल्टा टीबी की वैल्यू थियोरिटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसी का मोलर मास लेके NaCl का मोलर मास लेके इसका डेल्टा टीबी ढूंढ लूं 1 मोलर का, तो इससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थियोरिटिकल वैल्यू से डबल आएगी। तो इसके हिसाब से अगर 100% आयोनाइजेशन होता है तो I इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टीबी थियोरिटिकल वैल्यू अपॉन डेल्टा टीबी एक्स, नीचे ऊपर आएगा डेल्टा टीबी थियोरिटिकल वैल्यू, ये 2 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने इसकी जगह ए लिख लिया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टीबी थियोरिटिकल। तो ये यहाँ पे आ गया, ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर 2 आएगा। तो जिसका आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन हो रहा है इसमें I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। अब देखो मोलर मास, तो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसका मोलर मास ले लूं, किसका, NaCl का मोलर मास, तो इसका कैलकुलेटेड मोलर मास 58.5 आ रहा है और ऑब्जर्व मोलर मास 29.25 आ रहा है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास इसको लिखो तो नॉर्मल मोलर मास कितना आएगा 58.5, ऑब्जर्व मोलर मास आएगा 29.25, तो आंसर कितना आएगा 1। तो आंसर आपका दोनों मेथड से सेम आएगा। नॉर्मल मोलर मास मतलब कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो ये दोनों का मैं यहाँ पे डिवीजन डायरेक्टली कर दूं तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसे भी मुझे सेम आंसर मिलेगा। MgCl2 ले लेते हैं, तो इसमें से Mg2 प्लस 2Cl माइनस 100% आयोनाइजेशन हो सकता है। तो I की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, 3 लेनी है। आपको डायरेक्ट जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उतने आयन आएगा, 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। तो आप इसमें भी लिख सकते हो उसका डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी, यहाँ पे हम डेल्टा टीबी ले रहे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा टीबी थियोरिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे I की वैल्यू 3 इंटू, मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जगह ये लिखना है तो 3 इंटू डेल्टा टीबी थियोरिटिकल अपन डेल्टा टीबी थियोरिटिकल, तो एक कट हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू 3, तो I उसका 3 आएगा। जो एसोसिएशन होता है, सपोज मैं एसिटिक एसिड ले लू CH3COOH, ये 2 मोल, तो इज कन्वर्ट इनटू CH3COOH ट्वाइस, ये एसोसिएशन होता है। तो इसमें क्या होगा, तो डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा टीबी थियोरिटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो थियोरिटिकल वैल्यू डेल्टा टीबी की आने वाली है उससे आधे उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे I काउंट करना है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी
थियोरिटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू थियोरिटिकल वैल्यू, तो थियोरिटिकल वैल्यू तो वही रहेगी डेल्टा टी बी थियोरिटिकल वैल्यू, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो इसके आई की वैल्यू 1/2 आएगी। आगे भी हमने देख लिया है टोटल पार्टिकल अथवा तो जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से भी आई, तो जिसका एसोसिएशन होता है तो इसके आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आ रही। सेम वे मोलिकुलर मास, तो उसका जो थियोरिटिकल वैल्यू ऐसे हमने लिया तो उसका मोलर मास होता है 60, या मैं 1 लिख दूं तो 1/2, तो इसका मोलर मास आएगा 60, तो इसका मोलर मास 2 टाइम्स ज़्यादा आएगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो 120, तो ये मेरी ऑब्जर्व वैल्यू हो जाएगी, ऑब्जर्व वैल्यू, और ये मेरी थियोरिटिकल वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें से मुझे आई ढूंढना है एसिटिक एसिड के लिए, तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर क्या लिखा है नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू कितने 60, थियोरिटिकल वैल्यू कितने 120, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो ऐसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला ये दोनों का यूज करके आई फाइंड कर सकते हैं, और ये आई की वैल्यू हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रख के उसका जो एक्चुअल मोलर मास है वो भी ढूंढ सकते हैं, वो देखते हैं। खाली आपको फॉर्मूला ये भी याद रखनी है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, खाली मुझे मल्टीप्लाई में आई करना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट इंटू आई, और पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV इंटू आई। तो ये सब फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में मैं जो आई की वैल्यू ढूंढी हो आई की वैल्यू लिख दूँ तो मुझे इसका हिसाब से प्रॉपर मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, और इसका जो न्यूमेरिकल है वो अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थैंक यू।